हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं अपनी रिवीजन की क्लास और क्लास 12th केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर की हम रिवीजन करा रहे हैं, जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और केवल हम इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। आपको पता होगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समाकलित वेग समीकरण होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपको पता होगा कि 5 मार्क्स, कितने नंबर में 5 मार्क्स 5 नंबर में ये पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसका एक और नाम से हम जानते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा? वेग स्थिरांक, ऐसे कहेगा वेग स्थिरांक का व्यंजक, ठीक है ना। वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करने को कहेगा। तो या तो समाकलित वेग समीकरण कहे या वेग स्थिरांक का व्यंजक कहे, दोनों बात एक ही है। तो चलिए जी, ये 5 नंबर में पूछे जाने वाला जो टॉपिक है इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, कोटि की अभिक्रिया। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है समझिएगा। तो परिभाषा हमने वही लिखा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। समझ रहे हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका जो वेग है ना या जो दर है वो अभिकारकों की सांद्रताओं के शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जैसे सपोज डेट मान लेते हैं ये एक अभिक्रिया है, ये एक अभिक्रिया मान लेते हैं R = P, रिएक्टेंट = प्रोडक्ट। मान लेते हैं एक अभिक्रिया है, इधर अभिकारक है, इधर उत्पाद है। अब इस अभिक्रिया, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसका अगर हम वेग निकालें, ठीक है, तो इसका जो वेग होगा ना वो ये अभिकारक है, तो अभिकारक के सांद्रताओं के शून्य घात के समानुपाती होता है। समझ रहे हैं? तो समानुपाती का मतलब निर्भर करना होता है। तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों के सांद्रताओं के शून्य घात पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना, वही शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएंगे। देख रहे हैं ना, अभिकारक है, उसके घात, उसके सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर कर रहा है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों के, यहाँ पे अभिकारक रहेगा, अभिकारकों के सांद्रताओं के शून्य घात पर निर्भर करते हैं, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखने के लिए आ जाता है कि इसका एग्जाम्पल दीजिए, तो आप एग्जाम्पल में ये दे दीजिएगा। क्या देंगे कि H2 + Cl2 = ये प्रकाश की उपस्थिति में हम कराते हैं, Hµ की उपस्थिति में, तो ये क्या बन जाता है? 2 मात्रा में HCl का निर्माण हो जाता है। तो ये एक आप रिएक्शन दे दीजिएगा। यहाँ पे बताइएगा कि अभिक्रिया का, यहाँ पे नीचे एक लाइन यहाँ पे लिखिएगा कि अभिक्रिया का वेग, यहाँ पे लिखिएगा अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग R = क्या लिख दीजिएगा? यहाँ पे ये अभिकारक है ना, तो अभिकारक क्या है? एक है H, एक क्या है हमारा? Cl2 है, मतलब Cl है। तो एक H2 है, एक Cl2 है, इसके शून्य घात के समानुपाती, यहाँ पे इक्वल ना देकर समानुपाती ही दे दीजिएगा, समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो ये आप समीकरण जरूर लिख दीजिएगा एग्जाम्पल में, ठीक है ना। ये 2 समीकरण आपको जरूर लिख देंगे तो इससे बेटर रहेगा जी, ठीक है। ये आप याद रख रहेंगे कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों के सांद्रताओं के शून्य घात पर निर्भर करता है। अब इतनी बेसिक बात है, यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटेगा ना, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा अगर नीचे आता हूँ तो ये R = समानुपाती का चिन्ह हटता है, तो यहाँ पे 1 के आता है जो है नियतांक। और यहाँ पे देखिए कोई भी अंक है, मान लेते हैं 5 2 है, इसका घात यदि 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू जो आता है वो 1 आ जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ है उसका घात यदि 0 है तो उसका मान 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 होगा तो 1 हो जाएगा। तो 1 अगर इसमें k में गुणा करेंगे तो R = k आ जाएगा,
आर इक्वल टू के आ जाएगा ना, तो यही हमारा अभिक्रिया का वेग हो जाएगा। तो अभिक्रिया यहाँ पे एक ये भी आप लाइन लिख दीजिएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है, यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है वो वेग स्थिरांक के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे बराबर होता है। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया लिखेंगे, फिर ये आप समीकरण लिखिएगा, उसके नीचे आप लिखिएगा फिर से दूसरे लाइन में अभिक्रिया का वेग इक्वल टू आर इक्वल टू अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती। फिर से इसके नीचे आप डायरेक्ट ये लाइन आप ना लिखकर, ये लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोई चलेगा, इसके बाद ये आप लाइन लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसको इरेज करूँगा दोस्त, ठीक है ना, मैं इसको इरेज करूँगा, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे इसके नीचे आप ये ही लिख लीजिएगा कि R इक्वल टू के। चलिए अब हमारा दूसरा यहाँ पे एक चीज हमसे पूछ लेता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, मतलब VBI है, बार बार पूछा ही गया है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कहते हैं, या कह देगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो सपोज डेट ऐसा हम मानते हैं, आप देखिए एक गणना हम डेरिवेशन करने वाले हैं। सपोज डेट हमने मान लेते हैं, माना क्या मानते हैं, माना एक रासायनिक अभिक्रिया है जो है R इक्वल टू P। R क्या है, अभिकारक है, P क्या है, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया के यदि हमसे कोई कह दे कि वेग बताइए, इस रासायनिक अभिक्रिया का कोई वेग हमसे पूछ दे, इस रासायनिक अभिक्रिया का वेग, इस रासायनिक अभिक्रिया का कोई वेग हमसे पूछ दे, तो क्या होता है, वेग का फॉर्मूला जानते हैं dr/dt, या dr/dt जानते हैं, या हम क्या जानते हैं कि जो अभिकारक है ना, तो यहाँ पे K एक आता है, और ये जो अभिकारक है तो अभिकारकों के सांद्रताओं के शून्य घात, ठीक है ना, ये हम जानते हैं जी। तो ये हमने लिख दिया। अरे भैया अभी ये हम जानते नहीं है, यहाँ से समानुपाती देखिए, यहाँ पे ये हम जानते हैं कि अभिक्रिया का अगर हम इसका वेग अभी निकाले थे कि R इक्वल टू P है, तो इसका वेग निकालेंगे तो इसका जो वेग होगा वो समानुपाती होगा अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के। और यही समानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक आता है जो है K, R के घात शून्य हो जाएगा। तो यही बात हम यहाँ पे लिखे हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है वो R और अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात बराबर होता है, या अभिकारक या dr/dt के भी बराबर होता है। अब ये जो पॉइंट है -dr/dt, ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं कहूँगा अभिक्रिया का वेग, केवल इतना पढ़ लीजिएगा कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। R अभिक्रिया का वेग इसके भी बराबर होता है, इसके भी बराबर। तो हम क्या करते हैं, अब इसको लेकर हम चलते हैं, हम इसको इन दोनों को लेकर चलते हैं। तो -dr, ये dt को हम इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो ये k हो जाएगा r के पावर 0 इंटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है ना। गुणा भाग में था, इधर आए गुणा। अब ये माइनस है ना, इस माइनस को भी हम इधर कर देते हैं, एक ध्यान से समझेंगे, ये माइनस इधर जो था इसको भी हम इधर ही भेज देते हैं, तो ये माइनस हमारा इधर आ गया। इतनी बात आप समझ के, माइनस इधर आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करते हैं, ये dr है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ये -k है, और कोई भी संख्या है उसको ऊपर 0 है तो इसका मान 1 होता है, तो 1 हमने लिख दिया। अब फिर से dt है तो dt लिख दीजिए। फिर हम नीचे अगर आते हैं तो ये dr है, और 1 का यदि k में गुणा होगा तो वो -k ही होगा, और इंटू dt है तो ये dt हमने लिख दिया। फिर से इन्वर्टर हमारा डिस्चार्ज हो रहा है क्या, पता नहीं, लाइट तो है, चलिए कोई नहीं जी, ठीक है, कोई नहीं। थोड़ा सा हो सकता है कि अभी मेरा फेस उतना साफ से नहीं दिखाई दे, बट कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आपको ये दिखाई दे रहा है ना, तो इतना फोकस कीजिएगा। तो -dr/dt इतना आप समझ के,
अब यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे इतना जो ये हमारा मान निकला ना, इसको सबसे पहले तो हम इतना लिख लेंगे जी, ठीक है। इतना को हम सबसे पहले इतने को कोष्ठ में हम बंद कर देते हैं। यहाँ से हमें क्या मिला, डी आर का मतलब अभिकारा का सक्रिय द्रव्यमान है वो माइनस के इंटू डी टी के बराबर है, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्त, अब हम दूसरा, पहला काम हमारा हो गया, अब दूसरा काम क्या करेंगे कि इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट का समाकलन करने पर, समीकरण फर्स्ट का हम समाकलन कर देते हैं। समाकलन करेंगे ना, समाकलन कैसे होता है जी, ये समाकलन का चिन्ह है और ये डी आर है, ठीक है, इक्वल टू इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो माइनस के इंटू डी टी है, तो ये डी टी हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब समझिएगा, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, देखिए जब इसका समाकलन होता है ना, तो ये आप याद रखेंगे ओनली आर हो जाता है, और इसका समाकलन ये नियतांक मान है, तो ये सभी बाहर निकल जाएंगे, तो माइनस के इंटू डी टी, मतलब माइनस के इंटू ये टी निकल जाएगा यहाँ से, तो के टी और प्लस यहाँ पे समाकलन स्थिरांक जो आता है एक आता है हमारा आई, तो ये हमने आई यहाँ पर लिख दिया है। मतलब आर इक्वल टू माइनस के डी यहाँ से हट जाता है, समाकलन स्थिरांक है, तो मतलब डी एक समाकलन की तरह से हट जाता है, तो ये टी आ गया, और प्लस यहाँ पे एक आई आता है। आई क्या है, समाकलन नियतांक है या समाकलन स्थिरांक का मान है। तो ये हमारा एक वैल्यू दूसरा आ गया, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको समीकरण 2 कर देते हैं, ठीक है ना। इसको हम समीकरण क्या कर देंगे, इसको समीकरण 2 कर देंगे, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए हैं। तो अब देखिए, अब हमें ये बात बताया गया, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये जब स्टार्ट नहीं हुई होगी, तो स्टार्ट नहीं हो गई होगी, तो चूंकि जब रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई होगी तब, मतलब जब यहाँ पे लिखिएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया शुरू न हुआ हो, तब जब रासायनिक अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ हो तो उस समय पर जो अभिक्रिया है, उस समय पर ये जो अभिक्रिया है R इक्वल टू पी, तो इसका देखिए उस समय पर जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो उस समय पर समय का मान 0 होगा। अरे बाबू, जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है तो इसका मतलब समय शून्य है उस समय, और जैसे ही अभिक्रिया स्टार्ट हुआ तो ये जो अभिकारक जो अभिक्रिया स्टार्ट हुआ, मतलब जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ है तो उस समय पर समय शून्य होगा, तो जो अभिकारक की सांद्रता होगी वो भी तो क्या होगा, वो भी तो शून्य होगा ना। तो R0 हम लिख देंगे, समझ रहे हैं। मतलब यदि यहाँ पे t इक्वल टू 0 तो R इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब यदि समय 0 है तो अभिकारक की जो सांद्रता है वो भी तो 0 होगा ना, ये बातें कहा जा रहा है, समझ रहे हैं। मान लेते हैं गाड़ी हम चला रहे हैं, तो गाड़ी हमने चलाना स्टार्ट नहीं किया तो समय हम शून्य ही तो रखेंगे, शून्य है तो उसका वेग भी तो शून्य होगा जब गाड़ी खड़ी होता है। वैसे ही अगर समय शून्य है तो ये हमारी जो प्रारंभिक अभिक्रिया है उसका मान भी 0 होगा, ठीक है ना। तो R0 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब कुछ नहीं करेंगे, t इक्वल टू 0 और R जो R का सक्रिय द्रव्यमान है इसका मान R0, ये हम इसका मान यहाँ पे रखेंगे। तो हम अगर रखते हैं तो क्या निकलता है, R के जगह पर ध्यान से समझेंगे, ये R के जगह पर हम क्या लिख देंगे, R0 लिख देंगे, और ये माइनस है ये K लिख देंगे, और इंटू T के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 0, तो ये गुणा ही तो है, कुछ नहीं है, तो T के जगह पर 0 और प्लस I है तो ये हमने I रख दिया, ठीक है। अब समझिएगा फिर से बात को, अब यहाँ पे हो ही गया है क्या। अब देखिए ये K है वो 0 में गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा टोटल, तो यहाँ से हमारा क्या निकला, ये हमारा R0 है ना, ये माइनस टोटल, ये माइनस के 0 में गुणा होगा 0 हो गया, तो ये I के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये जो वैल्यू आ गया, क्या आ गया कि R0 जो है वो I के बराबर है। तो यहाँ पे हम इसको अब समीकरण 3 मान लेंगे, इसको समीकरण 3 मान लिए।
अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। कहाँ पे, ये जो i का मान है R0, इस i के जगह पे R0 रख देंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम ऊपर अब लिख कर दिखा देते हैं। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 के मान को 2 में रखने पर, समीकरण 3 के मान को 2 में रखने पर अगर रखते हैं तो देखिए क्या रखते हैं, R है सबसे पहले, तो अभिकारक की सांद्रता है जो है R इक्वल टू माइनस के इंटू क्या हो जाएगा, T है, तो ये हमने T लिख दिया। अब प्लस I के जगह पे क्या लिख देंगे, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात, ये हमने रख दिया। I की जगह पर केवल R0 हमने यहाँ पर रख दिया है। ये बताइए इतनी बात आपको समझ में आया या नहीं आया? इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, मुझे आशा है। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्त, अब कुछ नहीं करेंगे। ये माइनस के टी है, इसको हम इधर भेजते हैं। और ये देखिए प्लस में R है ना, इसको हम इधर भेज देते हैं। तो पहले इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में है, ये आएंगे तो इधर प्लस में हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये इधर देखिए, अब इधर ये प्लस में है ना, तो पहले इसको लिख देते हैं R0 और माइनस। अब देखिए ये माइनस कैसे लिखेंगे, ये वाला इधर प्लस में, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये R हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा, इसको थोड़ा सा और हम आगे ले चलते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पे K इक्वल टू, ये सबसे पहले तो R0 माइनस R, और ये T इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा ना, तो ये हमने यहाँ पे T रख दिया भाग कराने का। तो ये जो हमारा समीकरण मिला K इक्वल टू ये जो हमारा समीकरण मिला, यही हमारा समीकरण क्या है, यही हमारा समीकरण है। ये जो हमारा समीकरण मिला है यही हमारा समीकरण है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियम, मतलब वेग स्थिरांक का क्या है, व्यंजक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण यही है, या इसी को वेग व्यंजक भी कहते हैं। बताइए इतनी बात आपको समझ में आ गया या नहीं आया? आज आनी चाहिए, मैं आशा करता हूँ। अब किसी किसी बुक में यहीं तक छोड़ दिया है, या किसी किसी बुक में कुछ कंडीशन रखा हुआ है, वो मैं आपको बताते रहा हूँ। कंडीशन ये रखा गया है ना कि जो R0 है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। ये R0 क्या है, R0 है प्रारंभिक वेग। ये R क्या है, R है कोष्ठ में बंद है, तो ये है अंतिम वेग, और T क्या है, समय है। तो यहाँ पे मैं अगर आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे कुछ बुकों में ये कंडीशन लगा दिया गया है कि जो प्रारंभिक वेग है उसको मान लेते हैं A, और जो हमारा अंतिम वेग है जो है R, इसको मान लेते हैं A माइनस एक्स, जहाँ ये A अभिकारक है और ये x क्या है, वियोजन की मात्रा है। तो ये दो चीज़ें मान लिया गया है। तो अगर इन दोनों को मानकर इसमें अगर हम रखते हैं तो क्या है, ये टोटल फॉर्मूला K इक्वल टू क्या है, R0 माइनस R बाई T है, यही तो फॉर्मूला है। इसमें मान अगर हम रख देते हैं तो क्या निकलता है, R0 की जगह पर A हो जाएगा माइनस, ये R की जगह पर क्या रख देंगे, R की जगह पर A माइनस एक्स रख देंगे, अब बाई T है। अब देखिए ये A है तो A लिख दिए, ये माइनस अंदर वाले को प्लस कर देगा तो A प्लस एक्स हो जाएगा, A प्लस एक्स हो जाएगा, और ये हमारा T हो जाएगा। अब ये A से माइनस A से प्लस A कैंसिल हो गया, तो अब ये बचा क्या दोस्त, अब बचा ओनली ऊपर x बाई टी बच गया ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। यही है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, यही है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, जहाँ पे ये क्या है, वेग स्थिरांक है, x क्या है, वियोजन की मात्रा है, और t क्या है, t है समय, क्या है, समय है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि k क्या है, वेग स्थिरांक, x क्या है, वियोजन की मात्रा, और यहाँ पे t क्या है, t है समय, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, तो आप यहां तक कर लेंगे ना तो बहुत ही बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा
शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण यहाँ तक भी कर देंगे तो 100% सही है। बट किसी किसी बुक में और किसी ने ज़्यादातर बुक में यहाँ तक किया गया है, तो यहीं तक करेंगे आप भी, ठीक है ना, इसीलिए तो बताया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए दोस्त, प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो ये जो डेरिवेशन है वो आपको नहीं आने वाला, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको डेरिवेशन हार्ड लगता है। हार्ड क्यों लगता है? इसलिए क्योंकि ये सच में हार्ड होते हैं। इसको अगर आसान बनाना है, सिंपल बनाना है, तो इसको लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा और स्टेप याद रखना पड़ेगा कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। इस तरीके से स्टेप याद रखेंगे तब कुछ हो पाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा जरूर करेंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जाकर अपनी स्टडी कर सकते हैं। और दूसरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां पे हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, इसका भी ले लीजिए, ठीक है। चलिए एक हमें ये अंत में जानना है जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया की लक्षण, ये भी हम देख लेते हैं जी। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है इसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। अब कौन कौन से हैं जी? सबसे पहला हमारा आता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरणों का पालन करती है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सा समीकरण है जी? तो K = R0 R/T, यही ना शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण हमने ज्ञात किया है। तो या तो ये लिख दें, या अगर इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो K = X/T मिलेगा, तो ये हम कह दें। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया इन दोनों समीकरणों का पालन करती है, यही कहा गया। अगला कह रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग सदैव स्थिर रहता है। मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग है वो नियत रहता है, स्थिर रहता है। अगला, शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है, मतलब कंप्लीट होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। और शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, ठीक है ना, अर्ध आयुकाल का मतलब T½ अर्ध आयुकाल जो है वो अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो T½ है ना वो अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता के अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता के क्या होगा? समानुपाती होगा, मतलब इक्वल होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा। अंतिम आता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक जो होता है वो याद रखेंगे। क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। क्या होता है जी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। तो ये आप याद रखेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जितने भी टॉपिक हमने आज के इस वीडियो में बताया है ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज सभी सब्जेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जरूर अपनी पढ़ाई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, मैं आपको बता दूं, देखिए ये सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट और भी आपके पढ़ाई को ईजी करने के लिए हम आपको बता दें तो हम आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों का एक साथ, हम फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, फिजिक्स के आपके टोटल 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के 10, मतलब टोटल 24 चैप्टरों का कंप्लीट नोट्स आपको दिया जा रहा है, जिसमें सब कुछ आपको रहने वाले हैं ओनली 199 में। तो अभी आपको नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे, वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए, कहेंगे क्या फुल या कंप्लीट नोट्स चाहिए, इतना करके मैसेज कर दीजिएगा। आपको वहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, पेमेंट करके बता दीजिएगा तो आपको PDF नोट्स है वो व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। आप चाहें तो उसकी 2 कॉपी आप दुकान से भी निकलवा सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।